अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी इंडिया के दरमियान जो जंग हुई उसके बाद की सूरत हाल में मुसलसल पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला जारी है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के 1.5 माह में दूसरी मरतबा उन्होंने अमेरिका का दौरा किया और इस दौरे में भी उनको भरपूर पजीराई हासिल हुई है। और इस दौरे के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स ने आज एक रिपोर्ट जारी की है और उसने भी इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो कुर्बतें बढ़ रही हैं ये बड़ी हैरानकुन हैं। क्या कहती है ये रिपोर्ट, थोड़ा सा मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूं। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौराए अमेरिका से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल माइकल गोरिल्ला की रिटायरमेंट पर फ्लोरिडा में मुनक्किद होने वाली तकरीब में शिरकत की। रिपोर्ट में बताया गया कि इससे कबल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौराए अमेरिका के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मुतवक्के पेशरफ्त आई और अमेरिका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खित्ते में स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखता है। बरतानवी अखबार के मुताबिक अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के तेल के ज़खायर की तरक्की के लिए मुआहदे का वादा किया और पाकिस्तान ने अमेरिका को खास तौर पर तवानाई, मादनियात और क्रिप्टो में सरमायाकारी के नए मौके दिए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत पाकिस्तान की व्हाइट हाउस में पजीराई से नाराज है। मोदी और ट्रंप के दरमियान कशीदगी की इत्तला है, जबकि पाकिस्तान ने जंगबंदी की सहूलतकार के तौर पर अमेरिकी सदर को पेश किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान पर अमेरिकी तिजारती टैक्स 19%, जबकि भारत पर 50% सख्त टैक्स आयद किए गए हैं। तो इस पर हैरानी का इजहार भी कर रहे हैं कि ये जो तब्दीली है दोनों मुल्कों के दरमियान और एकदम से जो ये बेहतरी होना शुरू हुई है, ये इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि माजी में जब भी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए तो उसमें अमेरिका का कोई ना कोई बड़ा मुफाद रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान में जंग की सूरत में हो। आसिम मुनीर साहब ने जो खिताब किया पाकिस्तानी कम्युनिटी से अमेरिका में, उन्होंने कहा कि ये एक नई जहद है। एक नई जहद से उनके मुराद यह है कि इस दफा पाकिस्तान बिजनेस की बात कर रहा है, पाकिस्तान सरमायाकारी की बात कर रहा है और अमेरिका भी इसमें खुले दिल से सामने आ रहा है। ये सब कुछ हुआ अमेरिका की जो ये का झुकाव है, ट्रंप का झुकाव है, ये हुआ पाकिस्तान और इंडिया की उस 78 घंटे की लड़ाई के बाद, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज मार गिराए, उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया और उसका ऑपरेशन सिंदूर था, वो सिंदूर उजाड़ के रख दिया। उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अभी भी भारत में उसके आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा रहे हैं। मोदी सरकार इस वक्त शदीद शशोपंज में है। मीडिया का उस पर बहुत दबाव, जो कि गोदी मीडिया है, वहां से तो नहीं बल्कि वो आज़ाद सहाफ़ी जो यूट्यूब्स और दीगर प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं, इसके अलावा जो इदारे भी वहां पर लिखे जा रहे हैं, खासी हद तक अब तनकीद की जा रही है नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिसी और इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। पार्लियामेंट में गर्मा गर्म बहस हो रही है। एकदम से इस जंग के बाद कांग्रेस जो है उसने जान पकड़ ली है। राहुल गांधी बहुत भरपूर तरीके से एग्रेसिव अंदाज में सामने आए हैं और अब उन्होंने एक नया मुद्दा उठाया और वो मुद्दा है इंडिया में वोटर लिस्टों का, जिसके ऊपर कल उन्होंने एहतजाज की कोशिश की और उनकी गिरफ्तारी भी अमल में, उन्हें कुछ देर के लिए डिटेन भी किया गया। तो ये तमाम सूरत हाल जो डेवलप हो रही है, इसका बराह रास्त असर मालूम होता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग थी उसके बाद की सूरत हाल पर है, जहां इंडिया सिफारती तौर पर, इखलाकी तौर पर, सिफारती तौर पर उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। इंडिया ने बहुत कुछ लूज किया और पाकिस्तान उसके सम्राट अभी भी समेट रहा है और आगे बढ़ रहा है। आसिम मुनीर साहब ने यह भी कहा कि अब देखना यह है कि पाकिस्तान उठेगा, मगर ये नहीं है कि कितनी देर में उठेगा, ये देखना है कि अब कितनी जल्दी हमें उठना है और कितनी जल्दी हमें तरक्की करनी है। तो बड़ी हौसला अफजा चीजें हैं। वहीं जहां मोदी पर पाकिस्तान को लेकर तनकीद हो रही है, पाकिस्तान में होने वाले ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से तनकीद हो रही है, वहीं तनकीद हो रही है इसराइल और फलस्तीन की जंग के हवाले से। प्रियंका गांधी ने बड़ी पुरजोश तकरीर की और उन्होंने कहा कि शर्मनाक है ये खामोशी मोदी सरकार की, जहां 60,000 से जायद इंसानी जानें
तल्फ हो चुकी हैं, 18,000 से ज्यादा बच्चों को शहीद किया जा चुका है, लेकिन खामोश हैं। पाकिस्तान इस पर आवाज उठा रहा है, दुनिया इस पर आवाज उठा रही है, लेकिन फलस्तीन में इस वक्त भूख का राज है। वहां पर ग़िज़ा नहीं पहुंचने दी जा रही और वहां पर एक बहुत ऐसी शर्मनाक सूरत हाल है जिसका बयान करना भी इस वक्त मुश्किल है। इटली की पार्लियामेंट में वहां पर लोग उन कपड़ों के रंग में पार्लियामेंट में आए जो फलस्तीनी परचम के रंग है। ऑस्ट्रेलिया में मुजाहरे हुए, सरकारें सारी मुजाहरे कर रही हैं, लेकिन वहां पर जो रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को वो नहीं मिल पा रहा। बहुत ही अफसोसनाक चीज हुई, अल जजीरा के सहाफ़ी हैं अनस अल शरीफ, उनको और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया, उनके खैमे पर बमबारी की गई। ये वो तबका होता है जिसे जंग के दौरान भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, यानी सहाफ़ियों को, तिब्बी अमले को टारगेट नहीं किया जाता, लेकिन इसराइल इन्हें भी टारगेट कर रहा है। तो इस तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और शुरू करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से, और इस पर भारत की जो इस वक्त चीखें निकल रही हैं उस पर। जनाब ओवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार। सर बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब दिफाई तजज़ियाकार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहतरमा डॉक्टर शाज़िया अनवर साहिबा, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर की, डॉक्टर साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर ओवैस तौहीद साहब आप फरमाइएगा, ये जो आर्मी चीफ ने कहा कि एक नई जहत है, नए ताल्लुकात जो हैं, ये अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुक की नई जहत है। अब इस नई जहत से हमारी समझ में तो यह आ रहा है कि पाकिस्तान में ऑयल की तलाश के लिए अमेरिका सरमायाकारी करेगा, क्रिप्टो में सरमायाकारी कर रहा है, पाकिस्तान पर टैरिफ कम लगाया है। तो इस दफा जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डेवलप हो रहे हैं वो किसी जंग के तनाजुर में नहीं हो रहे। ये अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ या अफगानिस्तान में या किसी और जगह पर कोई फौजी कार्रवाई करे या उसका हिस्सा बने, वो ये चाहता है कि माशी एतबार से दोनों के ताल्लुकात बढ़े। तो इसकी इस वक्त खास जरूरत क्यों महसूस हो रही है अमेरिका को? शुक्रिया बहुत बहुत मसूद, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। देखिए, ये जो इस वक्त रिलेशनशिप उसका रिन्यूड इंटरेस्ट हम देख रहे हैं। अमेरिका, थोड़ी सी आवाज मुझे वापस आ रही है, तो अगर प्लीज प्रोड्यूसर को कह। ठीक है, आप ऐसा करें कि जब तक अपनी गुफ्तगू करेंगे हेडफोन अपने निकाल दीजिए ताकि हम आपकी बात आराम से सुन सके। इस दौरान मैं ठीक करवाता हूं इस मसले को, प्लीज। देखिए मसूद, जो इस वक्त रिलेशनशिप है वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। जिस तरीके से पजराई हो रही है, जिस तरीके से जेस्चर्स जो एक्सटेंड हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, कि 3-4 दफ़ा उन्होंने ये बात दोहराई है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5-6 जेट फाइटर प्लेन्स जो हैं वो गिरा दिए। उससे पहले वो सीज फायर पे बात कर रहे थे। उससे पहले वो सालिसी तक गए, जो एक बहुत बड़ी चोट थी इंडिया को, क्योंकि वो मकबूजा कश्मीर के मामले पर, उस मुतनाज़ मामले पर तीसरे फरीक को नहीं मानता। और फिर ये एक बहुत बड़ी जो हमने देखी। दूसरी तरफ आज जब हम बात कर रहे हैं उसमें मजीद ब्रिगेड और जो BLA है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना, बहुत सारे लोगों की नज़र में ये अलामती एक स्टेप होगा, लेकिन इसके बहुत दूरस्थ इसके नताइज हैं। जितने भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो तो बैक्ड और फाइनेंस्ड बाय इंडिया है। और अगर ये मानना हमारा है तो इसका मतलब है कि इंडिया को एक ज़रब लगी है। बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, चाहे कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी हो, चाहे वो BLA का मामला हो, BLF का मामला हो, इन 2 ग्रुप्स पे करने का मतलब यह है कि जब आप USA इसको डेजिग्नेट करता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर इनके ऊपर जो है पाबंदियां बहुत सख्त लगती है। यानी कि जो US लॉज एप्लीकेबल होते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया ग्रुप जहां से ये अपनी पूरी दहशतगर्दी की मुहिम चलाए हुए हैं वहां पर। और दूसरी तरफ ये कि इसी को अगर आप देखें कि ईरान के जो मसूद पेज़ेशकान साहब आए थे, उसके अंदर भी ये बात जो हमें बताई जा रही है वो ये कि जो BLA या BLF के जो लीडर्स हैं या मिलिटेंट्स हैं उनकी ईरान में मौजूदगी, तो उस पर भी बात हुई है। और ये तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारी हम एक दे रहे हैं हॉलिस्टिक, उसके अंदर
तो इसके अंदर जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का जो की लीडरशिप है, जो कैरेक्टर है, वो उभर कर आ रहा है। और उसी वजह से मसूद हमें ये पता चल रहा है कि इंडिया के अंदर किस तरीके से कंफ्यूजन का शिकार है, इंडिया किस तरीके से बैफल्ड है। इंडिया यानी कि मोदी जो बीजेपी सरकार है वो सिफारती तन्हाई की तरफ चली गई है, और दूसरी तरफ उनको ये 50% टैरिफ जो लगा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अभी उससे रिकवर नहीं हो रहे थे। तो जनरल आसिम मुनीर साहब का दूसरा दौरा वहां पे था, उनकी पजेराई हुई, सिविल मिलिट्री लीडरशिप के साथ मुलाकात हुई। उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि ये 2 घंटे की पहले मुलाकात थी लंच पे, जिसमें स्टीव विटकॉफ मौजूद थे, जिसके अंदर मार्को रूबियो मौजूद थे, और वो ऐन उस मौके पे हुई जब ईरान और इजराइल का तनाज़ा था। तो बहुत सिग्निफिकेंस और बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है पाकिस्तान को। और जो हमारे शायद हम जैसे तज्जियाकारों का एक ख्याल था मसूद कि 2021 में अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद जो है वो डिमिनिश हो रहा है इंटरेस्ट या जो इन्फ्लुएंस है अमेरिका का इस रीजन में, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप के इस सारे जो जेस्चर्स हैं और जो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो अपने कार्ड्स बड़े फाल तरीके से खेले हैं, उससे मुझे लगता है कि ये रिन्यूड इंटरेस्ट है। ये सिर्फ ट्रेड इंटरेस्ट नहीं है, ये काउंटर टेररिज्म का भी इंटरेस्ट म्यूचुअल है। इसके अंदर रीजनल जो स्टेबिलिटी है, ये रीजनल उसके अंदर के चाइना पाकिस्तान के साथ एक ट्रस्टेड अलाय है पाकिस्तान का। बहुत सारी तो बातें ये भी नहीं आपने चाहता उठाई कि हैं, पाकिस्तान इनको आगे बढ़ाएंगे हम, इनको आगे बढ़ाएंगे और फिर इन पर मजीद भी बात करते हैं। इससे पहले कि ब्रिगेडियर साहब आपके पास आऊं, डॉक्टर साहब आप फरमाइए कि आप किस तरह से देख रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह पर क्या पाकिस्तान का इमेज तब्दील हो रहा है, अच्छा हो रहा है? अमेरिका क्यों पाकिस्तान पर मेहरबान हो रहा है, ट्रंप क्यों मेहरबान हो रहे हैं? ये सवालात हैं जो उठाए जा रहे हैं। और बीबीसी ने तो कहा कि ट्रंप को एक रिवायती सदर के तौर पर ना लें, गैर रिवायती सदर हैं तो गैर रिवायती से फैसले कर रहे हैं। ये उस वक्त है जब तक ट्रंप मौजूद हैं, और अगर कोई और एडमिनिस्ट्रेशन हो तो फिर हालात कुछ और होंगे। मुझे इसका आंसर तो ये सब कुछ एक वॉर की वजह से हुआ है, दैट हैज चेंज्ड एवरीथिंग। और अगर फिर इसको हम ब्रॉडर तनाजुर में देखते जाएं तो बिल्कुल ट्रंप बहुत ट्रांजैक्शनल है, ट्रंप व्हाइट हाउस बहुत ट्रांजैक्शनल है, लेकिन इस दफा जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं है जिसका आपने भी इशारा किया जो माजी में हुआ करती है कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है या कोई और। इस दफा जो इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अपना जो डिप्लोमेटिक उसका पोस्चर है स्ट्रेटेजिकली उसको कर रहा है, वो बहुत तारीफ के काबिल है। इस जंग से पहले हम बहरहाल आप डिप्लोमेटिकली हम खामोश नहीं होते, आपकी सारी डिप्लोमेटिक मैनोवरिंग चल रही होती है और कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता। इस जंग ने हर चीज को खुलकर जो है वो सामने दिखा दिया कि एक हमारा नेबर जो है जिसका सारे का सारा 11 साल का टेन्योर जो नैरेटिव पे खड़ा हो, तो नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है कौमों के लिए, नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी नेशन के मोरल के लिए। मगर नैरेटिव अगर सच से नहीं जुड़ता है तो वो किसी एक धड़ाम से गिर जाता है, जैसे गिर गया, जैसे इंडिया का नैरेटिव गिर गया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है जमहूरियत है, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, बहुत ताकतवर है और चाइना के साथ हाइफिनेट हो गई है, रशिया की एलाई है। तो हाइफिनेट से क्या होना था, वो राहुल गांधी ने जैसे बहुत सही कहा, मोदी गवर्नमेंट से ये सही सवाल किया कि आप एक जंग के अंदर शामिल हो गए जिसके अंदर जाने की ना आपके पास पॉलिटिकल विल थी, क्योंकि आप खुद यहाँ पे पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि जी हमने तो 45 मिनट के बाद पाकिस्तान से कह दिया था कि बस अब हमारा हो गया, अब आप भी रुक जाइए। तो आपके पास पॉलिटिकल विल नहीं थी, फिर आपके पास जो है स्ट्रेटेजिक पावर नहीं थी, फोर्सेस कह रही थी कि हम जंग के लिए तैयार। इंडिया के अंदर के मामलात पर तो आता हूं, लेकिन ये जरा समझाइए ना कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान किन शोबों में अब हम ताउन देखेंगे। ये ऑयल का मामला कि वो हमारे पास ऑयल मौजूद है, इसकी स्टडीज मौजूद हैं कि शैल गैस हमारे पास मौजूद है और उसका बड़ा जखीरा है। तो ये स्टेप जब अमेरिका लेगा तो इसका मतलब ये है कि हम खित्ते में एक बड़ी लीडिंग पोजीशन में होंगे। तो अमेरिका चाहता है बिल्कुल
बिल्कुल, अमेरिका, हमने बात शुरू ही यहाँ से की कि अमेरिका बहुत ट्रांजैक्शनल है इस वक्त, वो इकोनॉमिक गेम चाहता है और पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक गेम ही देख रहा है। और हमारे से वो जितना उसको तिजारती फायदा हो सकता है, जिस भी चीज से हो सकता है, हमने सिर्फ देखना ये है कि स्ट्रेटेजिकली हमने अमेरिका बेस्ट ट्रांजैक्शनल ही रखना है, जो कि हम रख रहे हैं। और चाइना का रिलेशन जो है हमारे साथ, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, और चाइना बहुत मेच्योर होने की वजह से हमें इसमें फैसिलिटेशन भी दे रहा है कि एज अ सॉवरेन कंट्री हम आराम से नेविगेट कर लें बिटवीन ग्लोबल साउथ और नॉर्थ, जो कि बात भी वहीं आ जाएगी कि इंडिया ये करने में नाकाम रहा है। और नाकाम रहने की वजह ये है कि मुझे अर्नेस्टली कुछ भी नहीं किया, ना तो इंटरनल इस तरह से इन्वेस्टमेंट की है डिप्लोमेटिकली, ना एक्सटर्नल की है। तो हम जिस तरीके से चल रहे हैं उसमें हम अपनी स्ट्रेटेजिक अलायंस को नहीं छोड़ रहे, हमें उसका पूरी तरह से एहसास है कि हमारा फायदा कहाँ है कहाँ नहीं है। हम इस पोजीशन में आ गए हैं जहाँ पे हम अब अपनी जो टर्म्स हैं वो टेबल पे रख सकते हैं। हो सकता है डिक्टेट करने की पोजीशन में ना हो, लेकिन हम उन्हें टेबल में जरूर रख सकते हैं। और साथ में हम क्लियर कट जो है वो ये कह सकते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होगी, हमारी रेजर्वेशन क्या होगी, हमारे प्रॉब्लम्स क्या है और हमें चाहिए क्या। और ट्रांजैक्शनल होने की वजह से ट्रंप जो है वो इसमें पूरी तरह से आपको ईगर नजर आते हैं, और इंडिया उनको इस वक्त अपनी लायबिलिटी नजर आ रहा है, क्योंकि उसको उन्होंने नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाया हुआ था, लेकिन वो ये कर नहीं पाया। वो क्वाड में फिट बैठता है ना, एससीओ में फिट बैठता है ना, ब्रिक्स में बैठता है ना, वो चाइना को कंटेन कर पाया। वो ईरान से ऑयल स्मगल करता है, रूस से खरीदता है, और अमेरिका जो है वो उससे नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ब्रिगेड साहब, ये सब कुछ क्या इस जंग के नतीजे में हो रहा है? 70-78 घंटे की जंग हुई है, और ये ईरान और इसराइल की जंग हुई है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हमें यकसर एक उसमें हमें तेजी नजर आ रही है कि हम बैक वक्त रूस से भी एक राब्ते में हैं, हम ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, हम गल्फ ममालिक के साथ हमारे पहले से ताल्लुकात हैं, चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात दोनों को हम साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये मल्टी प्रोंग जो हमारी स्ट्रेटजी हमें नजर आ रही है, ये सिर्फ इस जंग की वजह से है या इसके साथ और भी कुछ जुड़ा हुआ है? बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तो आप, क्योंकि आपने बहुत सारे पॉइंटर्स खोले हैं जो इस वक्त जियो पोलिटिकल, जियो स्ट्रैटेजी और इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत पावर सेंटर से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका को पहले अगर देखें तो एक जहन में रखने की जरूरत है कि बाइडन जब अमेरिका का प्रेसिडेंट था तो 5 साल उसने पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर को या किसी को रिंग नहीं किया, और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में पॉलिटिकल लेवल पे बहुत नजर आ रही थी। लेकिन अगर उस जमाने में भी पाकिस्तान आर्मी और पेंटागन के ताल्लुकात आगे देखें, और पाकिस्तान आर्मी के लोगों का विजिट या पेंटागन से पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर्स का विजिट अगर आप उठा के देखें, तो उनके ताल्लुकात हमेशा बहुत बेहतर रहे हैं पेंटागन के दरमियान और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान। तो बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अगर को पॉलिटिकली होती नज़र नहीं आती, और दुनिया के तमाम ममालिक में ऐसा होता है, तो उस वक्त कोई और पावर सेंटर्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं। तो मैं कहूँगा इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के जो ताल्लुकात थे पेंटागन के साथ, उसका मुजाहरा उस वक्त हुआ जब माइकल करेला ने एक स्टेटमेंट दी और उसने कहा कि पाकिस्तान का ताल्लुक जो है या पाकिस्तान का जो कोऑपरेशन है अमेरिका के साथ इन फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट टेरर फिनोमिनल। तो आपको याद है उस दुनिया में कितनी तकलीफ हुई और इंडिया में कितनी तकलीफ हुई। उसके बाद फिर एक ऐसा टेररिस्ट था जिसको पाकिस्तान ने पकड़ के ISIS का, जिसको पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले किया और उसके ऊपर डायरेक्टली गवर्नमेंट ने शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा जो इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर हुए थे 11 थे, 11 के करीब थे, जो जनरल मुशर्रफ के जमाने में या उसके बाद थे, किसी को गुजरात से पकड़ा गया, किसी को पहला दौर था, उस दौर में ट्रंप ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया था दोगली पॉलिसी का और पाकिस्तान की फौजी इमदाद बंद की थी। तो ये वही ट्रंप हैं जो इस दौर में आकर अब मेहरबान हैं। तो ये भी तो एक है ना, बाइडन से पहले का एक वक्त है और एक बाइडन के बाद का ट्रंप है। तो इन दोनों ट्रंप में जो तब्दीली है इसकी वजह
जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त जो उसके अंदर चीज ऐड हुई है वो आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में बयान की है। एक तो ये है कि ये याद रखिएगा, मेरे ख्याल में हम इस वक्त पोस्ट अमेरिकन जो सुपीरियरिटी है के इरा में रह रहे हैं, और दुनिया में, दुनिया के अंदर जो है पावर सेंटर्स का जो बेस है वो तब्दील हो रहा है। इस वक्त चाइना भी उभर के आ रहा है, इस वक्त अपना रशिया भी उभर के आ रहा है, और ट्रंप ने जो कहा था कि मैं रशिया और यूक्रेन की वॉर बंद करा दूंगा, वो नहीं हो सका। तो इसका मतलब है कि अल्टरनेटिव पावर सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं, और अमेरिका को भी इसका एहसास है। जैसे मार्को रूबियो ये कहता है कि यूनिपोलैरिटी बाइपोलैरिटी में नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी में चली गई है। अब इसके अंदर अमेरिका की आखिरी जो एनएसआर है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिव्यू पेपर जो है, उसमें एक कहा गया था कि हम चाइना को कंटेस्ट करेंगे बाय यूजिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ आवर नेशनल पावर। तो जब चाइना को आपने कंटेस्ट करना है तो फिर आप कहते हैं कि आपको चाइना के ऊपर अप्रोच भी चाहिए, और पाकिस्तान हिस्टोरिकली एक मुल्क रहा है जिसने अमेरिका को ओपनिंग दी थी चाइना में, जब हेनरी किसिंजर ने फ्लाई किया से चाइना, और विच वाज ए वेरी सीक्रेट विजिट। अब इसके अंदर चूंकि इकोनॉमी आ गई है इस वक्त, और उसके अंदर चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को compete कर रही है, और उसकी रिफ्लेक्शन पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस में बड़े अहम बड़े एहसन तरीके से दुनिया को बता दिया। तो वो जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जैसे पहले कहा गया इंडिया था, उसका रोल डिमिनिश किया। उसके साथ इंडिया जो है कुछ ऐसी पे जाके बैठ गया है जिसमें ब्रिक्स में जो उनकी तकरीर है वो अमेरिका को पसंद नहीं आई है, और वो ये समझते हैं कि जो वो डिपेंडेंसी अगेंस्ट चाइना उनकी इंडिया के ऊपर हो रही थी, एक तो उसके अंदर कोई प्रोडक्टिविटी नजर नहीं आ रही, दूसरे पाकिस्तान और ईरान जो इस खित्ते में बहुत अहम ममालिक हैं और जो आपस में बॉर्डर भी शेयर करते हैं, और जब पाकिस्तान अपना ईरान के साथ खड़ा हुआ और उसके थ्रू आप मिडिल ईस्ट में भी जाते हैं, तो ये जो कनेक्टिविटी है ये जब इकोनॉमी से मिल गई, और आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट का जो हवाला दिया, उसने इन्हीं चार चीजों को उठाया। उसने काउंटर टेररिज्म को उठाया है, उसने ट्रेड को उठाया है, उसने क्रिप्टो, और दूसरी एक बड़ी अहम बात यह है कि दिसंबर 2024 में चाइना ने जो रेयर अर्थ मिनरल हैं अमेरिका को, उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी थी, जिसमें गैलियम, जर्मेनियम और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो चाइना अब अमेरिका को प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि अमेरिका ने सेमीकंडक्टर जो चाइना कहते हैं तो उस पर पाबंदी लगाई। तो अब अमेरिका को तलाश है इन रेयर मटेरियल्स की, और इस मंडी को वो एक्सप्लोर करना चाहता है। जैसे आपने कहा ऑयल तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लोग कहते हैं मौजूद है, लेकिन अमेरिका ये कहता है कि आप हमसे ऑयल खरीदें। अब जब ऑयल खरीदेंगे तो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसमें वो चाहता है कि अमेरिका की इंडस्ट्री भी डेवलप हो, और ये जो चीप जहां से वो चीजें होती है वो अमेरिका खुद तो प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन उसकी सप्लाई चेन जो है वो कर्टेल हो। तो ये इकोनॉमी का जो इंटरेस्ट आपके जियो पोलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ के अंदर जो आ गया, वो है मेरा ख्याल जिसने ट्रंप को पाकिस्तान की तरफ माइल किया है, और पाकिस्तान ने भी एक डिप्लोमेसी के जरिए उनको एंगेज किया। एक ब्रेक लेना है, और ब्रेक के बाद वापस आता हूं तो ये सब आपसे जानना, और फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे बाकी मेहमानों से भी, कि इंडिया के अंदर जो ये जलजला सा आया हुआ है कि राहुल गांधी निकले हुए हैं और बड़ी एग्रेसिव अंदाज से निकले हुए, और ये मोदी सरकार जो है उस पर न सिर्फ तनकीद हो रही है बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ग्रिप लूज कर रही है। तो क्या ये सही समझा जा रहा है कि मोदी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है इस जंग के बाद, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मोदी इंडिया में एक सिविल डिक्टेटर के तौर पर हुकूमत करते रहे, और उन्होंने किसी इदारे को नहीं बख्शा, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं बख्शा, और इस वक्त राहुल गांधी निकले हुए हैं वोटर लिस्टों को दुरुस्त कराने के लिए, और ये सब कुछ जो उनकी एक पार जो गेन करते हमें नजर आ रही, ये भी जो उनका नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर था जिसको उजाड़ के रख दिया पाकिस्तान ने, उसकी नाकामी के बाद है कि वो बदतरीन तनकीद भी कर रही हैं इस ऑपरेशन के ऊपर, इसकी पॉलिसीज़ के ऊपर, इसकी हिकमत अमली के ऊपर, और उसके अलावा दीगर मुद्दों को लेकर भी आगे बढ़ सब। इस वक्त मोदी जो है उनकी कुर्सी डोल रही है, और ये भी बरकतें हैं हमारे बनियानुल मरसूस की, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की। जी मसूद, लगता तो यही है कि जिस तरह भारत और नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार सिफारती तनाई का शिकार है,
ख़ास तौर पे भारत के जो पाकिस्तान के साथ तनाज़ा था उसमें उनको जो ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई थी, उसके बाद अंदरूनी तौर पर उनको बहुत ज़्यादा मज़ाहमत का सामना था। जो न्यूट्रल एनालिस्ट थे वो उनको चैलेंज कर रहे थे और वो उनकी जो पॉलिसीज़ थी उसको चैलेंज कर रहे थे। अभी आप देख लीजिए कि इतनी कन्फ्यूजन का शिकार है कि उनके जो एयरफोर्स चीफ है AP सिंह, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल आखिर में ये दावा, झूठा दावा जो है वो दागा कि पाकिस्तान के 6 तैयारे उन्होंने 5 जेट फाइटर और एक और जहाज मार गिराया। तो उसमें जो खुद उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं जो रिप्यूटेड हैं, जैसे प्रवीण सोनी है, वो तो ये कह रहे हैं और बरमला कह रहे हैं कि आप कोई सबूत है ना कुछ है। और उनका तो ये भी मानना था कि ये लगता ये है कि आखिरी मौके पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने ये शामिल करवाया टू काउंटर पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग नैरेटिव। और प्रेस रिलीज जो उसकी आई थी सर, उसमें एक लफ्ज भी नहीं था, प्रेस रिलीज में भी शामिल नहीं किया उन्होंने। तो वही उनका मानना ये था कि जो आपका फौज का सरबराह होता है या फिजाइये का सरबराह होता है उसकी एक रिस्पेक्ट होती है। जब ये इस तरह का दावा कर रहा होता है, यानी कि उन्होंने कहा कि जिस तरह ये झूठा दावा कर रहा है, तो जो उसकी रैंक्स एंड फाइल है उसके अंदर तो सबको पता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो मुझे लगता है कि एक ओपनली चैलेंज हो रहे हैं नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव था, और ख़ास तौर पे जब मैं सफारती तनाई की बात कर रहा हूँ, ये जो टैरिफ की इम्पोजिशन है 50% की, वो उनको बिल्कुल एक तरह से एक शौक है कि कई जयशंकर भी गए, उनका पूरा डेलीगेशन गया, शशि थरूर जो है वो डिप्लोमेटिक मिशन लेके गए, लेकिन कोई उनकी जो तरकीब थी वो कारामद साबित नहीं हुई। और उसी में जो नासिम मुनीर साहब के 2 कामयाब दौरे, सिफारती दौरे, और फिर पाकिस्तान के और दूसरे सिफारती जो फ्रंट्स हैं जिसका और पैनलिस्ट ने जिक्र किया है, उसी दौरान राहुल गांधी ने ये पिछले जुमेरात को एक 1.5-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मसूद, और जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है उनको ना कोई प्रूफ दे रहा है, ना उनको डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, और उनको एक कागज थमा दिए 7 फीट लंबे, और उन्होंने फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन की, और उसकी बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि लाखों बोगस वोट हुए हैं, और उसकी बुनियाद पर ये दावा कर रहे हैं जो राहुल गांधी कि नरेंद्र मोदी का मैंडेट जो है वो चोरी का है। और कल जो प्रोटेस्ट हुआ, नारे लगाते नजर आ रहे हैं वहां पर कि वोट चोरो सीट छोड़ो, ये नारा बड़ा मकबूल होता चला जा रहा है वहां पर। ब्रिगेडियर साहब, आप फरमाइएगा कि आपकी नजर में जो इंडिया में ये एक सियासी तब्दीली है, जिस दिन ये ऑपरेशन हो रहा था उसी दिन हमने इस बात का अंदाजा लगाया था और ये बातें कही थी कि ये इंडिया की मोदी सरकार की जो बुनियादें हैं उनको हिला के रख देगा। चीजें अगर आप जैसे आप क्रिटिकली देख रहे हैं तो आप इस कंक्लूजन पे इंडिया के अंदर भी लोग पहुंच रहे हैं और बाहर भी लोग पहुंचेंगे। सब ये नरेंद्र मोदी और उसके अंदर वो जो गैंग ऑफ 7 क्रिमिनल स्टॉप पे बैठा हुआ है ना, जो सब सारे मजहबी दहशतगर्द हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी है, चाहे वो अमित शाह है, चाहे वो राजनाथ सिंह है, चाहे वो मोहन भागवत है, सारे के सारे जो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अब उनकी ये जो कुछ आज इंडिया में हो रहा है ये उनकी अपनी डूइंग्स है। यानी अगर आप देख लीजिए कि उनके नेपाल के साथ ताल्लुकात क्या है, भूटान के साथ ताल्लुकात क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी का क्या हाल हुआ। वो अभी जाके ब्रिक्स में बैठा था नरेंद्र मोदी, अगले साल कह रहे थे कि ब्रिक्स की प्रेसिडेंटशिप जो है वो इंडिया के पास आएगी। अभी उससे टेक ओवर की नहीं है प्रेसिडेंटशिप, और वहां जाके तकरीर करके कहता है कि हम ब्रिक्स का सारा मैंडेट चेंज कर देंगे। अब रशिया और चाइना जो बड़ी ताकतें हैं, या ब्राजील है जिन्होंने ब्रिक्स का मैंडेट बनाया है, तो इस किस्म की बेवकूफ़ी की बातों के ऊपर वो रिएक्ट नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। इसके अलावा आप देख लीजिए जब चाइना ने इंडिया के ऊपर हमला किया था और चाइना ने अपनी जगहों अपने इलाके पे जब कब्जा किया जिस पे इंडियन फौजें बैठी थी और उसको अपनी सीमा डिक्लेयर करती थी, तो नरेंद्र मोदी ने अपनी कांग्रेस लोकसभा में क्या बयान दिया था, उसने कहा था चाइनीज ने तो हमारी सीमा क्रॉस ही नहीं की है। तो ये जो
झूठ और धोखाधड़ी की जो पॉलिसी होती है ना, ये एक ना एक दिन एक्सपोज होके रहती है। अभी ये बिहार का आप जिक्र कर रहे थे, आपको पता है बिहार सबसे गरीब और सबसे अनएजुकेटेड, सबसे वहां पे लिटरेसी लेवल जो है वो बहुत डाउन बिलो दी एब है। और वहां पे उसने बुनियादी तौर पे जो मुसलमान वोटर्स थे, जो आए थे बांग्लादेश से आए थे या जाओ आगे, जो रजिस्टर्ड भी थे, उनको वोटिंग लिस्ट से निकालने के लिए उसने ड्रामा रचाया है और कहा कि जी आप मैट्रिक सर्टिफिकेट लेके आए और फलाना लेके आए। और जो वहां पे इनका वो एक आइडेंटिटी कार्ड इशू करते हैं जिसको आधारा वो कहते हैं कि आधारा विल नॉट बी एक्सेप्टेबल अगर आप वोट डालें। तो जब आपकी पॉलिसीज जो है पूरे इंडिया में डिमांड कर रही है वोटर लिस्टों की, पूरे इंडिया में। जहाँ वो जो इसलिए डिमांड कर रही है कि इन्होंने जो वो उनका जो नारा है ना, उसका वो आप देखिए ना, दिल्ली में जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल, उसने कितना काम किया था। हालांकि वो इंडिया के अंदर हम लोग इंडिया की चीजों को क्रिटिकल नहीं देखते, लेकिन मैं कहता हूँ वो एक शख्स था जिसने इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को टोटली रिवाइज करके रख दिया था। उसने गवर्नमेंट स्कूल की वो स्टैंडिंग बनाई थी जो हाई लेवल स्कूल की। लेकिन उसके साथ नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इलेक्शन से पहले उसका ऊपर फ्रिवलस किस्म का इल्जाम लगाया, उसको और उसके 100 आदमियों को उठा के जो है वो जेल में बंद कर दिया। तो भाई जब भी आप इस किस्म की अनरियलिस्टिक और दहशतगर्दी सिर्फ वेपन से नहीं होती, दहशतगर्दी तकरीर से भी होती है, दहशतगर्दी लफ्जों से भी होती है। अब इंडिया में एक और बहुत बड़ा सवाल उठाया गया था कि नरेंद्र मोदी जब सऊदी अरब का दौरा खत्म करके वहां से एकदम वापस पहुंचा इमरजेंसी में कि पहलगाम में हमला हुआ है, तो अगले दिन वो पहलगाम जाने के बजाय वो बिहार चला गया इलेक्शन रैली में तकरीर करने के लिए। टाइम कम है, जरा मैं डॉक्टर साहिबा को भी लेना चाहूंगा। डॉक्टर साहिबा, ये अब जो मोदी ने डैमेज किया को, जो राइजिंग शाइनिंग इंडिया था, अब इससे उभरने में इंडिया को अब कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? क्या क्या मुस्तकबिल आपको नजर आ रहा है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया ने बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ काइंड कैश इन्वेस्टमेंट की हुई है अपना इमेज बनाने में। और मेरी जनरेशन के लोग, हम बड़े अरसे तक इस मुगालते में भी रहे कि ये इमेज बिल्कुल ठीक है कि हिंदुस्तान जो है वो रंग और जो म्यूजिक की दुनिया है और कल्चर की दुनिया है, और हमें वो हाइफनेट करते रहे थोड़ा सा और पीछे की तरफ धकेल के पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ और इस कल्चर के साथ। नॉट टू से कि हमें कोई अफगानिस्तान के कल्चर से कोई पर्सनली कोई प्रॉब्लम है, बट ये कि हमें इक्वेट करते रहे कि ये कोई और चीज है और हम हैं रंग और नूर की दुनिया जो है। और इन्होंने बहुत इस पे इन्वेस्टमेंट की है, बहुत सॉफ्ट पावर यूज की है। इस 11 साल ने वो सारे का सारा जो अंडर द कारपेट किया हुआ था, उस सारे का सारी धूल मिट्टी जो है वो खुलकर सामने आ गई है। और उसने पूरी की पूरी नेशन को एक शॉक में डाल दिया है, जिसको एक फॉल्स नैरेटिव इंटरनलाइज करवाया गया था। और वो इतना इंटरनलाइज कर गए थे कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो एक ऐसी नेशन स्टेट जो कि हाइपर एथनिक और रिलीजियस है, तो ये बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है। और इस कॉम्बिनेशन की बेस पे आप अपनी सेकुलर होने को आप कितनी ज्यादा एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। झूठ, नफरत और तकसीम, इसकी सियासत कभी कामयाब नहीं होती, बल्कि ये चीज़ें जहाँ पर भी दुनिया में हों ये नाकामी होती है। और मोदी की ज़िंदगी, मोदी की सियासत, मोदी की हुकूमत इसका एक अमली इजहार है, जिसने इंडिया को बहुत शदीद नुकसान पहुँचाया, इस खत्ते को एक खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया और इसके खतरात अभी तक टले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया ओवैस तौहीद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली साहब, डॉक्टर शाजिया साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपने गुफ्तगू सुनी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।